ऑफिस में ठीक विंडो के पास बैठे पहले कर्मचारी ने बाहर अधीर को देखते हुए धीमी आवाज में चुगलबाजी की तरह कहा, क्या किस्मत है यार इसकी, करोड़पति बीवी मिली है इसे। दूसरा कर्मचारी उसी लहजे में हंसते हुए उससे बोलता है, जब अपनी औकात रोडपति की हो तो बीवी के करोड़पति होने से क्या होगा। जूही के कानों में जैसे यह बात पड़ी, उसने खिड़की के बाहर झांक कर देखा। तब अधीर अपने हाथ में लंच बॉक्स लिए गेट की तरफ बढ़ रहा था। हर रोज की तरह उसे सिक्योरिटी गार्ड ने भी कोई खास इज्जत नहीं दी और ना ही रजिस्टर में साइन करने के लिए कहा, बस उसे नजरअंदाज कर दिया। वैसे देखा जाए तो अधीर दिखने में बुरा नहीं था, फिर भी हर रोज टिफिन बॉक्स लिए सीधा यहाँ पहुंच जाता। दिन बदल रहे थे पर अधीर के अंदर कोई बदलाव नहीं आया। वो सर झुकाकर ऑफिस के अंदर आया और सीधा केबिन की तरफ चला गया। जैसे ही वो केबिन के पास पहुंचा, उसे अंदर एक आदमी की आकृति नजर आई। अधीर देख पा रहा था कि वो आदमी मोहिनी के कितने करीब है और मोहिनी उसकी टाई ठीक कर रही है। ये सब देखने के बाद उन दोनों के बीच क्या रिश्ता था, ये भी अधीर ने नहीं सोचा। बस उसने हल्के हाथ से दरवाजा खटखटाया और फिर केबिन के हैंडल पर हाथ रखकर धक्का देते हुए दरवाजा खोला। मोहिनी ने झटके से खुद को संभालते हुए अधीर की तरफ देखा और वो गुस्से से झल्ला उठी। उसने कहा, ये क्या तमीज है, अगर दरवाजा खटखटाया था तो 2 मिनट बाहर इंतजार कर लेते, क्या इतना भी नहीं होता तुमसे। समझ में नहीं आता भगवान ने किस गधे को मेरे गले बांध दिया है। मोहिनी को गुस्से में लाल पीला होते हुए देख उसके ठीक बगल में खड़ा राजीव उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बड़े प्यार से नरम लहजे में कहता है, शांत हो जाओ मोहिनी, अब वो समय नहीं रहा जहां औरतों को अपनी शादी निभाने के लिए एड़ी चोटी का बल लगाना पड़े। मुझे तो समझ नहीं आता तुम इस निकम्मे को डिवोर्स क्यों नहीं दे देती। इतना कहकर राजीव चुप हो गया और फिर उसने हंसी उड़ाते हुए कहा, कहीं तुम्हें इस बात का डर तो नहीं कि फिर तुम्हारे लिए लंच कौन लेकर आएगा। राजीव का मजाक सुनते ही मोहिनी और भी ज्यादा गुस्से में भर गई और उसने तेज चाल में अधीर की तरफ अपना कदम बढ़ाया। फिर उसका हाथ पकड़ते हुए ऑफिस से बाहर ले गई। उस वक्त ऑफिस के सभी लोग मोहिनी को ऐसा करते हुए देख रहे थे। हालांकि सबके चेहरे पर मजाकिया हंसी थी, लेकिन मोहिनी की मौजूदगी की वजह से सबने अपने पेट को दबा लिया था और मुंह बंद रखा था। तभी उन सभी कर्मचारियों के बीच खड़ी जूही का दिल जलने लगा और उसने अपनी छाती पर हाथ रखते हुए खुद से कहा, अधीर, तुम किस मिट्टी के बने हो। माना कि तुम्हारी डोर मोहिनी से बंध चुकी है, लेकिन ऐसे रिश्ते को एक तरफा नहीं निभाया जाता ना। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्यार जरूरी होता है और तुम हो कि मोहिनी की हर कड़वी बात को चुपचाप सुन लेते हो। इतने में जूही ने लंबी सांस ली और डरे हुए मन से पलटकर खिड़की की तरफ देखा, जहां मोहिनी अधीर पर चिल्लाते हुए टिफिन बॉक्स फेंक रही थी और कह रही थी कि आज के बाद तुम्हें मेरे लिए लंच लाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कई बार तुमसे कहा है कि ऑफिस में अपनी शक्ल मत दिखाओ। मुझे यहाँ पर कोई प्रदर्शनी नहीं लगानी है। अगर तुम रोज इसी तरह आते रहे तो सबको पता चल जाएगा कि मैंने किस गधे से शादी की है। जमीन पर इस तरह खाने को बिखरे हुए देख अधीर ने नजर झुकाई और टिफिन बॉक्स उठाते हुए कहा, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हारी माँ के कहने पर कर रहा हूँ। उन्हें तुम्हारी फिक्र है। मेरी माँ के बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। उनकी बात को एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो, खासकर जब वो मेरे ऑफिस के बारे में बात करें। इतना कहकर मोहिनी पलटकर कंपनी के मेन डोर की तरफ जाने लगी, लेकिन अचानक उसे कुछ याद आया। वो लौटकर फिर अधीर के पास आई और हाथ बांधते हुए गुस्से से कहती है, अब मैं तुम्हें ये बात आखिरी बार कह रही हूँ कि मुझे डिवोर्स देकर मेरी जिंदगी से दफा हो जाओ। अगर इस बार भी तुमने डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं किया तो शायद फिर तुम्हें हर रोज खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजारनी होगी, क्योंकि आज के बाद तुम्हारा मेरे कमरे में आना बंद। यही तुम्हारी गलती की सजा है। मोहिनी के गुस्से पर अब भी अधीर ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो सिर्फ सर झुकाए रोड की तरफ चला गया। दूसरी तरफ मोहिनी उस दिन के बारे में सोचने लगी जिस दिन घर पर उसकी और अधीर की शादी की बात चल रही थी। मोहिनी ने एक निकम्मे आदमी से शादी करने से साफ मना कर दिया था। हालांकि तब तक उसने अधीर की शक्ल भी नहीं देखी थी, लेकिन उसकी दादी मानने को तैयार नहीं थी। उनकी अंतिम इच्छा थी कि मोहिनी की शादी अधीर से ही हो। इसीलिए उन्होंने अपने कांपते हाथों से मोहिनी के हाथ को पकड़ कर कहा, अगर तुमने इस लड़की से शादी नहीं की ना बेटा, तो शायद मुझे स्वर्ग में भी सुकून नहीं मिलेगा। क्या तुम मेरे लिए ये चाहती हो? आज तक मैंने तुम सबका ख्याल रखा। तुम्हारे दादाजी के गुजरने के बाद अकेले कंपनी संभाली। उसके बदले कम से कम मेरे लिए इतना कर दो
और यकीन मानो कि जिस लड़के की मैं बात कर रही हूँ, एक दिन तुम्हें उस बात पर गर्व महसूस होगा कि तुम्हारी दादी ने तुम्हारे लिए हीरा चुना है। दादी तो प्यारी प्यारी बातें करके चल बसी, लेकिन ये नकली हीरा मोहिनी के गले में अटकी हड्डी की तरह हो गया था। जैसे ही अधीर वापस जाने के लिए मेट्रो स्टेशन तक पहुंचा, तभी उसने अपना दायां हाथ जेब में डाला और उसे याद आया कि उसकी सास ने मोहिनी को दवाई देने के लिए भी कहा था। वो दवाइयां मोहिनी घर पर ही भूल आई थी। कुछ सोचते हुए अधीर ने अपनी कदम वापस लिए और फिर कंपनी की तरफ बढ़ा। उसके चेहरे पर ना तो कोई डर नजर आ रहा था और ना ही आंखों में कोई शर्म थी। जब वो गेट के पास पहुंचा तो सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, अरे ओ भैया, अब इस बार पिटकर ही मानोगे क्या? आ जाते हो बार बार, क्या मैडम के गुस्से से तुम्हें डर नहीं लगता? अब क्या काम है, बोलो। सिक्योरिटी गार्ड का सवाल सुनते ही अधीर ने अपने जेब से एक दवाई का पार्सल निकाला और सिक्योरिटी गार्ड की तरफ बढ़ाते हुए कहा, क्या तुम ये मेडिसिन मोहिनी तक पहुंचा दोगे? सिक्योरिटी गार्ड हंसा और उसने कहा, हम क्या तुम्हें शक्ल से बेवकूफ लगते हैं जो नागिन के बिल में हाथ डालेंगे? हमको सिर्फ यहाँ बैठकर इस रजिस्टर में लोगों के आने जाने की खबर लिखने का पैसा मिलता है, डिलीवरी करने का नहीं। और रही बात मदद की, ऐसी औरतों की कौन मदद करेगा जिसे चिल्लाने के अलावा और कुछ नहीं आता। वैसे एक बात बताओ, तुम इतनी सेवा क्यों करते हो? मैंने उन्हें कई बार डिवोर्स शब्द कहते हुए सुना है। क्या तुम पति हो उसके? सिक्योरिटी गार्ड भी अधीर का मन पढ़ना चाहता था। वैसे तो स्टाफ में ये बात आग की तरह फैल चुकी थी कि इतनी बड़ी टेक्सटाइल कंपनी की सीईओ ने एक निकम्मे से शादी की है, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मुंह पर बोल पाए। वैसे मोहिनी की शादी देहरादून में हुई थी। उसके स्टाफ से कोई भी आदमी वहां मौजूद नहीं था। साथ ही परिवार के भी कुछ ही लोगों को बुलाया गया था, वरना समाज में सवाल उठ खड़े होते। रही बात अधीर की, उसकी तरफ से तो संकल्प भी पंडित ने खुद ही लिया था। अभी तक मोहिनी के लिए अधीर एक ऐसा लड़का था जिसके माँ बाप ना होने के कारण शायद दादी को उस पर दया आ गई होगी, इसीलिए उन्होंने अपनी पोती को उसके पल्ले बांध दिया। सिक्योरिटी गार्ड के मना करने के बाद अधीर ने फिर से हिम्मत दिखाई और ऑफिस के अंदर चला गया। जैसे ही केबिन के अंदर खड़े राजीव की नजर अधीर पर पड़ी, तभी उसके दिमाग में एक खुराफाती प्लान जग उठा और उसने मोहिनी की गैर मौजूदगी पर उस प्लान को अंजाम देने की कोशिश की और मोहिनी का पानी का ग्लास अपनी तरफ लेते हुए अपनी जेब से एक पिंक कलर का पाउडर निकाला और अधीर के अंदर आने तक का इंतजार किया। जैसे ही अधीर ने केबिन का दरवाजा खोला, वैसे ही राजीव ने वो पिंक पाउडर मोहिनी के ग्लास में मिलाया और फिर अचानक से अपना हाथ हटा लिया। अधीर आगे बढ़ा और उसने राजीव से कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? राजीव अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट रखते हुए कहता है, मैं क्या कर रहा हूँ? कुछ भी तो नहीं। देखो, तुमने अभी अभी मोहिनी के पानी के ग्लास में कुछ डाला है। मैं जानता हूँ आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तभी राजीव ने एक नजर बाहर की तरफ घुमाई और मोहिनी को दूर दूर तक देखने की कोशिश की। अचानक उसे मोहिनी केबिन की तरफ आती हुई नजर आई। ये देखकर राजीव ने अपने जेब से पाउडर का पैकेट निकाला और कहा, तुम क्या इसकी बात कर रहे हो? ये तो सिर्फ पेट का कब्ज दूर करने का चूर्ण है। अधीर ने राजीव के हाथ से वो पैकेट छीना और उस ग्लास को उठाते हुए राजीव से कहा, अगर तुम इतने भरोसे के साथ कह सकते हो तो पहले इसे खुद पीकर बताओ। दोनों के बीच में झड़प हो रही थी। अचानक मोहिनी केबिन के अंदर आई और अधीर के हाथ से पानी का ग्लास जमीन पर छूट गया और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। मोहिनी ये देखकर हैरान रह गई। तभी राजीव ने मोहिनी के गुस्से को और हवा देते हुए कहा, तुम भी ना मोहिनी, इस पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करती हो। जितना जल्दी हो सके इसको डिवोर्स दे दो, वही तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। अगर मैं इस वक्त यहाँ नहीं होता तो ये तुम्हारे पानी में जहर मिलाकर तुम्हें पिला देता। ये देखो इसके हाथ में क्या है। राजीव ने पूरा खेल पलट दिया था और पूरा ब्लेम अधीर पर डाल दिया। अब तक भले ही मोहिनी अधीर से छुटकारा पाना चाहती थी, लेकिन उसे इस बात का भरोसा था कि अधीर कभी उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा और उसके इसी भरोसे को तोड़ने के लिए राजीव ने ये हरकत कर डाली। मोहिनी ने एक बार गौर से सारी चीजों को देखा और फिर आगे बढ़ते हुए गुस्से से अपना हाथ उठाकर अधीर के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया और कहा, बस इतना ही देखना बाकी रह गया था। मैंने अभी अभी समझाया था ना तुम्हें क्या करना है। जाओ और डिवोर्स पेपर साइन करो। इतना सब होने के बाद भी अधीर ने अपनी बात समझाने तक की जहमत नहीं की। अपने गाल में हाथ लगाकर सीधा केबिन से बाहर निकल गया। उस वक्त जूही मोहिनी के केबिन से बाहर थी। हालांकि उसने कई बार अधीर को जलील होते हुए देखा था, लेकिन आज पहली बार वो मार भी खा रहा था। ये बात जूही को बर्दाश्त नहीं हुई और वो अधीर के पीछे पीछे चली गई। जैसे ही अधीर तेज चाल में ऑफिस से बाहर निकलता, तभी जूही ने कहा, रुक जाओ। आज पहली बार अधीर से किसी ने बात करने की कोशिश की थी
और ये आवाज उसके लिए नई थी, इसीलिए उसके कदम वहीं रुक गए। जब उसने मुड़कर देखा तो एक सुंदर लड़की अपने चेहरे पर हजारों भाव लिए उसकी तरफ सवालिया नजर से देख रही थी। अधीर के पास उस वक्त कहने के लिए कुछ भी नहीं था। तभी जूही ने एक कदम आगे बढ़ाया और फिर अधीर से कहा, कैसे इंसान हो तुम? हर रोज जलील होते हो और फिर से अगली बार जलील होने आ जाते हो। क्या तुम्हारे मन में कभी ये सवाल नहीं उठता कि ऐसा करने से तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी? लोग तुम्हें किस नजर से देखेंगे? जूही की बात सुनकर अधीर मुस्कुराया और उसने कहा, आज मैंने पहली बार किसी को मेरी बेइज्जती की वजह से परेशान होते देखा है। वैसे सच कहूँ तो मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे सकता। बस इतना कह सकता हूँ कि बेवजह मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मुझसे क्या कहते हैं। जूही कहती है, लेकिन क्यों? क्या तुम मोहिनी से इतना प्यार करते हो कि उसके लिए कुछ भी झेलने को तैयार हो? इस सवाल पर एक बार और अधीर को हंसी आई और उसने कहा, ये तो वक्त ही बताएगा। इतना कहकर वो वहां से चला गया। इतना बेइज्जत होने के बाद भी अधीर कौन सी बात को सोचकर मुस्कुरा रहा था? क्या जूही अधीर को चाहने लगी थी? मोहिनी और राजीव के बीच में क्या रिश्ता था? तो दोस्तों, आगे क्या होगा इस रोमांचक कहानी में, जानने के लिए इसे सुनते रहिए सबके दिलों की धड़कन पॉकेट एफएम पर। अधीर जैसे ही रिक्शा से उतरा, उसने जूही की कही हुई बातों को याद किया और फिर सीधा अंदर चला गया। अंदर से हंसने की आवाज आ रही थी, लेकिन इससे अधीर को कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि अक्सर इस समय उसकी सास प्रमिला और उसका साला उपमन्यु उसका मजाक उड़ाने के लिए हॉल में बैठे रहते थे। जब अधीर अंदर आया तो उपमन्यु ने उसके टिफिन को गौर से देखा। टिफिन के किनारे पर मिट्टी लगी हुई थी और उसमें खाना भी चिपका हुआ था। हालांकि अधीर ने ऑफिस से निकलने से पहले मोहिनी के फेंके हुए टिफिन को साफ करने की कोशिश की थी, लेकिन उपमन्यु की नजर से वो नहीं बच पाया। आज भी वो अपनी बेइज्जती करवा कर ही आया है। तभी उपमन्यु ने गौर से उसके चेहरे की तरफ देखा। उसके बाएं गाल पर एक खरोच का निशान नजर आ रहा था। उपमन्यु की आंखें चमक उठी। वो झटके से खड़ा हुआ और अपनी पैनी नजर से अधीर को फिर से देखा और उसके गाल पर हाथ लगाते हुए फिक्र करने का झूठा नाटक करते हुए कहने लगा, अरे बाप रे, मेरे प्रिय जीजा जी, ये क्या हुआ? आपके गाल पर देखो तो कितना बड़ा घाव हो गया है। आपको दर्द नहीं हो रहा क्या? मुझे हल्का खून भी नजर आ रहा है। मुझे तो। ये कहकर उपमन्यु ने प्रमिला की तरफ देखा और अपने मजाक में फिर से मिर्च मसाला डालते हुए ड्रामेटिक वे में कहा, माँ, एक बार आकर देखो, कहीं ऐसा तो नहीं कि गेम खेलते खेलते मेरी आंखें खराब हो गई हों। मैं कुछ ज्यादा ही चीजों को देखने लगा हूँ। आज लगता है जीजाजी दीदी से डांट ही नहीं, पिट कर भी आए हैं। हो सकता है ना? क्या कहती हो? उपमन्यु जितना ड्रामेबाज था, उसकी माँ प्रमिला ड्रामेबाजी में सचमुच उसकी माँ थी और उपमन्यु का बाप प्रमोद अपनी पूरी जिंदगी किचन में ही काट रहा था। उसने भी उपमन्यु की बात सुनी और वो किचन के दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ। उसने गौर से अधीर की तरफ देखा और इसी बीच अधीर की नजर आईने पर पड़ी। उसने आईने में अपने चेहरे पर हल्की सी खरोच देखी तो उसे याद आया कि जिस हाथ से मोहिनी ने उसे थप्पड़ मारा था, उस हाथ की बीच की उंगली में उसने अभिमंत्रित अंगूठी पहनी थी, जो प्रमिला ने उसे जबरदस्ती पहनाई थी और कहा था कि अंगूठी मोहिनी को उसके डाइवोर्स में मदद करेगी। ये बात याद कर अधीर ने अपने गाल पर हाथ लगाया और वो सोचने लगा कि जब थप्पड़ लगा था तब अधीर को दर्द महसूस तो हुआ था, लेकिन अधीर ने अपने दर्द को नजरअंदाज कर दिया और ऑफिस से बाहर आ गया। लेकिन यहाँ अपनी सास प्रमिला और साले उपमन्यु की नजर से बचने का उसे रास्ता नजर नहीं आ रहा था। हर रोज की तरह आज भी उसकी सास और साला उसका मजाक उड़ा रहे थे। इतने में प्रमिला और उपमन्यु जोर जोर से हंसने लगे। तभी प्रमिला ने कहा, हाँ, कोई बड़ा घाव नहीं हुआ है जो तुम इस निकम्मे के लिए परेशान हो रहे हो। और अधीर, तुम जाओ, मेरे लिए चाय बना कर लेकर आओ, मेरा फेवरेट सीरियल आ रहा है। इतना कहकर वो बिना रुके किचन की तरफ चला गया। वहाँ अधीर के ससुर ने उसके लिए हल्दी का लेप बना दिया था और किचन में आते ही उन्होंने लेप उंगली में लिया और अधीर के गाल पर लगाकर और मुंह में पान चबाते हुए कहा। उस समय उसकी आवाज ऐसी महसूस हो रही थी जैसे लालू प्रसाद स्वयं साक्षात किचन में आ गए हों। अरे बेटा, ये क्या करते हो? शक्ल का हाल देखो, 12 बजा रखे हैं। कितनी बार समझाएं हम तुम्हें, पर तुम हो कि समझते ही नहीं हो। क्या हमारे जैसा बनना चाहते हो?
देखो हमारी पूरी जिंदगी किचन के किचन में ही रह गई। देखो चुपचाप तलाक दे दो और निकल जाओ। सुंदर दिखते हो, कोई भी लड़की मिल जाएगी। देखो हमारे जैसा बनने से तो कोई फायदा नहीं। हमारे जमाने की बात अलग थी और हम तो पैदा ही कद्दू की तरह गोल हुए थे। ऐसे में डर था कि प्रमिला को नहीं झेलेंगे तो फिर जिंदगी भर कुंवारे ही रह जाएंगे। पर तुम वो क्या कहते हो? फिल्म वाले हैंडसम एक्टर जैसे लगते हो। अधीर उनकी बात को सुनता रहा और उसने गैस पर चाय की केटली चढ़ा दी। चाय बनते ही एक कप में चाय छानते हुए अधीर ने अपने ससुर की तरफ बढ़ाई और 2 कप अपनी सास और साले के लिए बाहर ले जाने लगा। इससे पहले कि वो दरवाजे तक पहुंचता तभी प्रमोद ने अधीर का हाथ पकड़ा और कहा, कितना ही समझाओ तुम्हारी खोपड़ी में कुछ नहीं घुसता। अब इतनी जल्दी चाय बनाकर चाय देने जाओगे तो फिर से मजाक का कारण बनोगे। पहले अपने लिए छानो और हमारे साथ चाय पर चर्चा करो, उसके बाद आराम से जाकर दे आना। भला इनका क्या काम है? ये दिन भर निठल्ले ही बैठे रहते हैं, मुफ्त की रोटी तोड़ते हैं। काम तो सारा मेरी प्यारी फूल सी बेटी करती है, पर हमारे और तुम्हारे मामले में वो भी अकल की कच्ची निकली। आखिरकार अधीर ने अपना मुंह खोला और कहा, आप फिक्र मत कीजिए, सही समय आने पर सब कुछ सही हो जाएगा। इसके बाद दोनों दामाद और ससुर साथ में चाय पीने लगे। दूसरी तरफ केबिन में मोहिनी के ठीक सामने बैठा राजीव उसे नए नए लुभाने वाले प्रलोभन दे रहा था। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि उसकी बातों में कोई दम नहीं है। वैसे देखने में राजीव खुद को काफी मेंटेन रखता था, लेकिन उसके शरीर की बनावट अधीर जितनी आकर्षक नहीं थी, इसीलिए वो अधीर से जलता था। और कभी कभी उसे ऐसा भी लगता था कि शायद इसी वजह से मोहिनी अब तक अधीर को डिवोर्स नहीं दे रही थी। वैसे देखा जाए तो राजीव ने अपनी एक अलग ख्याली दुनिया बनाई थी। वो हर तरह से मोहिनी को बिजनेस में मदद भी कर रहा था और उसको सपोर्ट करने के बहाने उसकी जिंदगी में जगह बनाने के लिए वो षड्यंत्र भी रच रहा था। लेकिन मोहिनी उसे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कभी कुछ नहीं बताती थी। इससे पहले कि एक और षड्यंत्र वो मोहिनी को फंसाने के लिए रचता, तभी उसकी असिस्टेंट ने दरवाजा खटखटाया। मोहिनी ने उसे अंदर आने के लिए कहा और आने का कारण पूछा। अंदर आते ही असिस्टेंट शिवानी ने कहा, मैम कॉन्फ्रेंस रूम रेडी है और इस साल की एनुअल रिपोर्ट भी प्रोजेक्टर पर लगा दी गई है। सब लोग आप दोनों का इंतजार कर रहे हैं। मोहिनी ने फॉर्मली शिवानी से कहा, ठीक है तुम जाओ, मैं आती हूँ। शिवानी के जाते ही मोहिनी ने अपनी नजर राजीव की तरफ घुमाई और अपने चेहरे पर नकली मुस्कुराहट लाते हुए बड़े प्यार से मोहिनी ने कहा, राजीव तुम भी प्लीज कॉन्फ्रेंस रूम में निकलो, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। इतना कहकर मोहिनी बिना राजीव की बात सुने बाथरूम के अंदर चली गई। बाथरूम में जाते ही मोहिनी ने अपने चेहरे को आईने में देखा और मन ही मन कहा, पता नहीं कब तक मुझे राजीव के साथ ही नाटक करना पड़ेगा। दूसरी तरफ मीटिंग शुरू हो गई थी और सभी लोग सिर्फ मोहिनी का इंतजार कर रहे थे। कॉन्फ्रेंस रूम में हलचल मची हुई थी। सभी बोर्ड मेंबर्स भी वहीं मौजूद थे और आपस में कानाफूसी कर रहे थे। सिर्फ राजीव के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। वो प्रोजेक्ट पर लगे नंबरों को देखकर ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे उसने जो चाहा था वो हो गया। कुछ ही देर बाद मोहिनी अंदर आई और सभी लोग उस पर चिल्लाने लगे। एक 50 से 55 साल का आदमी उठा और खड़ा हुआ और उसने ऊंची आवाज में मोहिनी से कहा, देखो तुम्हारी काबिलियत पर मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन ये क्या है? मोहिनी, क्या मैंने ये दिन देखने के लिए तुम पर इतना भरोसा किया था? मैं तब भी कह रहा था कि कोई एक बिजनेस पार्टनर अपने साथ रख लो तो इससे कंपनी को लीडरशिप में मदद मिल जाएगी, लेकिन तुम हो कि किसी की बात कहाँ सुनती हो। अगर सुन लेती तो शायद आज ही नंबर देखने नहीं पड़ते। इतने में मिस्टर चड्ढा उठकर खड़े हुए और उन्होंने कहा, देखो मैं इतनी बातें नहीं कर सकता और ना ही मैं अपना इमोशन इस बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। मैंने तुम्हारी कंपनी में जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसे इंटरेस्ट के साथ मुझे वापस कर दो, और अगर इंटरेस्ट नहीं दे सकती हो तो मैं तुम्हें उसके लिए मोहलत देने को तैयार हूँ, पर मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। मैं इतना नुकसान झेलने के लिए यह इन्वेस्ट करने नहीं आया हूँ। तुमने मुझे भरोसा दिलाया था, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। एक एक करके सभी लोग मोहिनी पर चिल्लाने लगे। तभी मोहिनी उठी और उसने कहा, मैं जानती हूँ इस बार का एनुअल टर्नओवर अच्छा नहीं है, पर बिजनेस में तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जब हमने शुरू किया था तब आप सब ने मुझे बोला था कि हम एक फैमिली हैं और साथ में मिलकर आगे बढ़ेंगे। क्या आज आप अपनी फैमिली को इस तरह से ट्रीट करना चाहते हैं? क्या आप ऐसे देखते हैं मुझे? क्या ये एक औरत को आगे बढ़ाने का तरीका है आपके लिए? मोहिनी की इस बात को सुनते ही एक और आदमी उठा और उसने गुस्से से कहा, देखो मोहिनी, फैमिली, औरत, मर्द, ये सब मामले यहाँ पर घसीटने की जरूरत नहीं है। समझ रही हो ना?
तब तुम पर दया करके ये इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, ना ही औरत मर्द देखकर किया था। हमने फायदे के लिए इन्वेस्टमेंट किया था, हमें फायदा चाहिए। हो सकता है कि उस दिन हम में से किसी ने इस बिजनेस को फैमिली की तरह देखा हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है। बोर्ड मेंबर्स की बातें सुनने के बाद मोहिनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी मोहिनी ने एक बार सबकी तरफ देखा और फिर कहा, ठीक है, मैं समझ गई। आप में से ज्यादातर लोगों का इस बिजनेस से सिर्फ मुनाफा बनाना ही मकसद था। इसीलिए आज मैं साफ साफ जानना चाहती हूँ कि आप में से कौन मेरे साथ इस समय संकट की घड़ी में मेरे साथ रहना चाहता है और कौन अपना पैसा वापस लेकर अपना असली रंग दिखाना चाहता है। एक वोटिंग हो जाए तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इससे पहले कि बोर्ड मेंबर वोटिंग करने के लिए तैयार होते, तभी राजीव उठा और उसने सबसे बड़ी विनम्रता के साथ कहा, आप लोग समझदार हैं, इसीलिए आपके सामने समझदारी वाली बात करना तो बेवकूफी हो जाएगी। देखिए, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप लोग मोहिनी का साथ दीजिए, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ। माना कि इस साल का टर्नओवर अच्छा नहीं रहा, लेकिन अगले साल का टर्नओवर अच्छा हो सकता है। उसके लिए एक साल तक वेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि बैंक के लोन चुकाने से पहले कुछ दिन की मोहलत देता है बैंक, उस तरह आप भी 1 महीने के लिए मोहिनी कॉर्पोरेशन को वक्त दीजिए। अगर 1 महीने में मोहिनी आपकी उम्मीद में खरी उतर गई तो आप उसके साथ बने रहना, वरना ये 100 करोड़ की कमी जो आपको इस साल के टर्नओवर में नजर आ रही है, उसे देखते हुए आप अपना हाथ पीछे खींचने के लिए आजाद हैं। मैं बस 1 महीने तक रुकने के लिए कह रहा हूँ। इतना कहकर राजीव ने मुस्कुराते हुए मोहिनी की तरफ देखा। मोहिनी समझ गई थी कि अब राजीव उससे क्या उम्मीद करने वाला है। हालांकि मोहिनी को बिजनेस चले जाने का दुख होता, लेकिन राजीव के इस फैसले से भी उसे कोई ज्यादा खुशी नहीं हुई थी। कुछ देर तक बोर्ड मेंबर्स में आपस में बातचीत होती रही। तभी निहाल चड्डा ने उठते हुए स्ट्रेट फॉरवर्ड शब्दों में कहा, राजीव, हम सब जानते हैं कि तुम्हारे दिल में मोहिनी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन हम हर बार तुम्हारी बात तो नहीं मान सकते। रही बात 1 महीने की मोहलत देने की, ये बात कुछ हद तक ठीक लग रही है। अगले महीने की 1 तारीख तक ये आंकड़े पूरे हो गए तो हमें आगे बिजनेस करने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर कोई भी कमी रही तो फिर जरा मुश्किल हो जाएगी। अपनी बात रखते हुए मिस्टर चड्डा ने सब बोर्ड मेंबर्स की तरफ देखा और एक एक करके सबने हामी भर दी। देखते ही देखते सभी लोग कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर चले गए। अंत में राजीव मोहिनी के पास आया और उसने मोहिनी को कॉन्ग्रेचुलेट किया। मोहिनी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और राजीव को जाने के लिए कहा। राजीव कॉन्फ्रेंस रूम से मुस्कुराते हुए बाहर आया। उसने ऑफिस के सभी स्टाफ की तरफ देखते हुए हाथ हिलाकर बाय कहा और ऑफिस से बाहर निकलते हुए बाहें फैलाकर अपनी खुशी जाहिर की। फिर अपने फोन पर एक नंबर डायल किया। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि सामने वाले इंसान ने फोन उठा लिया है, तभी अपनी खुशी को जाहिर करते हुए राजीव ने मुस्कुराते हुए कहा, हम अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। अब समझो 1 महीने के अंदर मोहिनी कॉर्पोरेशन हमारे हाथ में आ जाएगा और साथ ही मोहिनी भी। और फिर फोन रखते हुए राजीव ने एक बार और आसमान की तरफ देखकर अपने घमंड में कहा, देखता हूँ इस चाल की कामयाबी के बाद मोहिनी मुझसे बचकर उस 2 कौड़ी के इंसान अधीर के पास कैसे जाती है। क्या राजीव की चाल कामयाब होगी? मोहिनी इतने सारे पैसे कहाँ से लाएगी? क्या अधीर मोहिनी को डिवोर्स देगा? तो दोस्तों, आगे क्या होगा इस रोमांचक कहानी में, जानने के लिए इसे सुनते रहिए सबके दिलों की धड़कन पॉकेट एफएम पर। शाम होते ही अधीर कमरे में गया। कुछ देर रुककर उसने अपने और मोहिनी के 3 साल के रिश्ते के बारे में सोचा। उसके चेहरे पर भाव बता रहे थे कि उस रिश्ते में उसे भी खास दिलचस्पी नहीं थी। तभी उसने अपनी जेब से एक छोटा सा कैलेंडर निकाला। उसे कैलेंडर के अनुसार आज की रात उसके सारे दुखों का अंत होने वाला था। यही सोचते हुए वो कमरा ठीक करने लगा। ये उसका रोज का काम था। कमरा ठीक करने के बाद अधीर ने घड़ी की तरफ देखा। रात के 8:30 बज रहे थे। वैसे तो हर रोज मोहिनी 7 से 7:30 बजे तक घर आ जाती थी। ऐसा इन 3 सालों में कभी नहीं हुआ था कि वो कभी 1 घंटे लेट हुई हो। और दिल्ली जैसे शहर में चाहे जितनी भी सेफ्टी बरती जाए, लड़कियों का देर रात तक बाहर रहना आज भी लोगों के मन में डर पैदा करता है। इसीलिए प्रमिला हाफती हुई सीढ़ियों से ऊपर चढ़ी और बिना रुके अधीर पर बरस पड़ी। तुम क्या दिन भर मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहोगे? तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी बेटी इतनी बड़ी कंपनी संभालती है और तुम उसकी सेफ्टी का भी ख्याल नहीं रख सकते। कैसे पति हो तुम, जिसे अपनी पत्नी की ही चिंता नहीं है? हाँ, घड़ी में देखो समय कितना हुआ है। अभी तक वो घर नहीं आई है और अब तक तो तुम्हें कम से कम उसके ऑफिस में फोन करके पूछ लेना चाहिए था। नहीं, अधीर ने अपनी सास की बात मानते हुए पैंट की जेब से मोबाइल निकाला और नंबर डायल करने लगा।
तभी प्रमिला ने उसके हाथ से फोन छीना और उसे बिस्तर की तरफ फेंकते हुए उखड़े अंदाज में कहा, अब क्या, जो बोलूंगी वही करोगे? और तुझे क्या मैं बेवकूफ लगती हूँ जो बिना अपनी बेटी की खबर लिए अब तक बैठी रहूंगी? मैंने मोहिनी को फोन किया था पर वो फोन नहीं उठा रही है। मैंने उसके ऑफिस के नंबर पर डायल किया लेकिन गार्ड ने फोन उठाकर बताया कि मोहिनी तो कब की ऑफिस से निकल गई है। इसका मतलब जरूर वो रास्ते में ही कहीं है। ऐसे बिना बताए वो कभी किसी दोस्त के घर नहीं जाती। वैसे भी जब से तुम दोनों की शादी हुई है तब से उसके सभी दोस्तों से उसने रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं। नए दोस्त तो उसके बनने से रहे। पूरी बात सुनने के बाद अधीर ने फिर से अपना फोन उठाया और दरवाजे से बाहर जाने लगा। तभी फिर उसने अपनी सास की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, मैं जाकर देखता हूँ। इतना कहकर अधीर दरवाजे से सीधा निकल गया। जब वो मेन डोर के पास पहुंचा तो उसने अपने फोन पर एक मैसेज टाइप करते हुए एक अननोन नंबर पर भेज दिया। फिर वो घर के कुछ ही दूरी पर मेन गेट की तरफ चला गया। रिक्शा लेने से पहले एक बार और उसने अपनी जेब से फोन निकाला और फोन पर आए हुए नोटिफिकेशन को देखा। उस नोटिफिकेशन को खोलते ही अधीर को फोन में एक फोटो नजर आया, जिस फोटो में मोहिनी एक बार में बैठी अपने मुंह में वाइन का ग्लास लगाए हुए नशे में चूर लग रही थी। साथ ही उस मैसेज के नीचे बार का एड्रेस लिखा हुआ था। मैसेज मिलते ही अधीर ने शुक्रिया कहा और रिक्शा वाले से सामान्य अंदाज में कहा, भैया मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन चलिए। रिक्शा वाला भोजपुरी अंदाज में कहता है, 50 रुपया लगेगा। अधीर ने रिक्शे वाले को आंख दिखाई और रिक्शे में बैठ गया। फिर उखड़े भाव से बोला, जब मैंने पैसे नहीं पूछे तो तुम क्यों पूछ रहे हो? ऐसा लग रहा था अधीर ने घर पर मिलने वाले तीनों की भड़ास उस रिक्शे वाले पर निकाल दी थी। अधीर मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन पहुंचते ही रिक्शे वाले के हाथ में 100 का नोट रखता है और बिना छुट्टे लिए मेट्रो स्टेशन की ओर चला जाता है। कुछ ही देर में मेट्रो पकड़कर अधीर सीधा राजीव चौक पहुंचा। उसने मेट्रो से बाहर आने के बाद एक लंबी सांस ली और फिर बताए हुए एड्रेस को देखा और कुछ देर में उसी पते पर पहुंच गया। तब उसने देखा कि बार में कई सारे लोग बैठे थे। वहां ज्यादातर लड़के ही थे। उनमें से कुछ लड़कों की नजर मोहिनी पर भी थी और वो इस फिराक में थे कि मोहिनी 1-2 पैग और गटक जाए तो उसके साथ छेड़खानी करें। लेकिन अधीर का मोहिनी की तरफ बढ़ना कहीं न कहीं उनके अरमानों पर पानी फेर रहा था। दूसरी तरफ अधीर ने मोहिनी का हाथ पकड़ा और अपनी जेब से पैसे निकालते हुए काउंटर पर रखे और मोहिनी को ऑर्डर देते हुए कहा, चलो यहाँ से। मोहिनी ने जैसे ही अधीर की कड़क भरी आवाज सुनी वो चौंक उठी। हालांकि वो नशे में थी लेकिन फिर भी उसके दिमाग में ये सवाल खड़ा हो रहा था कि अधीर उससे ऐसे कैसे बात कर सकता है। इससे पहले वो अपनी कुर्सी से उठकर अधीर के गिरेबान में हाथ डालकर उसे कुछ बोलने की कोशिश करती। इतने में अधीर ने उसकी कमर पर हाथ रख दिया और उसे दरवाजे की तरफ लेकर जाने लगा। मोहिनी बड़बड़ाते हुए कहने लगी, तुम कौन हो? क्योंकि तुम्हारी शक्ल मेरे निकम्मे पति जैसी लगती है, लेकिन वो कभी मुझसे ऐसी बात नहीं करता। इसका मतलब तुम मेरे पति नहीं हो, तुम कोई और हो। बताओ तुम कौन हो और मुझे कहाँ लेकर जाने की कोशिश कर रहे हो? अधीर ने मोहिनी की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे इसी तरह ले जाते हुए उसकी कार के पास आ गया और फिर मोहिनी से बोला, कार की चाबी कहाँ है? नशे में धुत मोहिनी ने अपनी आंखें गोल करते हुए तुतलाती हुई आवाज में कहा, पहले मुझे बताओ तुम कौन हो? अधीर ने अपने सर पर हाथ मारा और मोहिनी के पर्स से तुरंत चाबी निकालते हुए उसे कार की पिछली सीट पर बैठा दिया। रास्ता लंबा था और ट्रैफिक से भरा भी, इसीलिए मोहिनी का तुतलाना एंटरटेनमेंट बना हुआ था। वैसे तो अधीर के चेहरे के भाव देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसे मोहिनी की कोई फिक्र थी, लेकिन उसने मोहिनी के साथ 3 साल बिताए थे और इन 3 सालों में मोहिनी ने कभी इस तरह की हरकत नहीं की थी। रोड पर कई सारी गाड़ियां दोनों तरफ से गुजर रही थी, लेकिन उनके गुजरने का शोर कार के अंदर के सन्नाटे को काट नहीं सका। इसी सन्नाटे के बीच में आखिरकार अधीर ने बिना किसी भाव के पूछ डाला, वैसे तो तुम मुझे किसी लायक नहीं समझती, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ तुमने आज ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता है ना दिल्ली में इस तरह अकेली लड़की का बार में बैठना कितना खतरनाक हो सकता है। मोहिनी ने अधीर का पूछा हुआ सवाल सुना था। तभी नशे की हालत में होने के कारण मोहिनी को गुस्सा भी आया और वो सोचने भी लगी कि क्या सचमुच अधीर उसके लिए परेशान है? अगर है तो क्यों? क्योंकि आज तक मोहिनी से जिस किसी ने भी प्यार से बात की थी, मोहिनी ने हमेशा उस प्यार का मतलब किसी न किसी स्वार्थ से जोड़ा था। लेकिन आज उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सवाल का मतलब किस स्वार्थ से जोड़े, क्योंकि जिस तरह वो अधीर के साथ व्यवहार करती थी उसके बाद अधीर का क्या स्वार्थ हो सकता है?
लेकिन इस वक्त मोहिनी इस सवाल के साथ साथ अपने दिल की भड़ास निकालना चाहती थी। इसीलिए वो फिर से बड़बड़ाते हुए एक बेसुध शराबी की तरह कहने लगी, तुम्हें मेरा बार में बैठना, शराब पीना खतरनाक लग रहा है? क्या मैं तुम्हें बताऊं खतरनाक क्या होता है? खतरनाक होता है जब एक घर में एक औरत अकेली काम करे और बाकी लोग उसकी रोटी पर मुफ्त की सलाह दें। खतरनाक होता है जब कोई आदमी उस औरत के जिस्म को पाने के लिए उसको नए नए प्रलोभन दे। और उससे भी खतरनाक होता है जब ऐसी लड़की की शादी उसकी दादी माँ एक नाकाम आदमी के साथ तय कर दे और उसे अपनी अंतिम इच्छा बताकर उसके ऊपर थोप दे। और अब बारी आती है खतरनाक ऑफ द डे की। वो इस साल का टर्नओवर, अब अगर मैंने 100 करोड़ रुपए का मुनाफा एक महीने में नहीं बनाया तो मुझे वो करना पड़ेगा जो मैं कभी नहीं करना चाहती। अधीर कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम किस चीज से डर रही हो। मोहिनी अपनी उंगली आगे करते हुए कहती है, क्या कहा तुमने? मैं डर रही हूँ? मेरी शक्ल तुम्हें डरी हुई लग रही है? जाकर कह दो दुनिया से, मैं राजीव से नहीं डरती। मुझे तो डर है अपनी खुददारी के खो जाने से। अगर 1 महीना पूरा होने के बाद भी कंपनी के अकाउंट में कुछ नहीं आया तो मुझे राजीव के सामने हाथ फैलाने होंगे और फिर मुझे पता है वो मेरे सामने क्या डिमांड रखेगा। इतना कहकर मोहिनी चुप हो गई। उसने आज पहली बार नशे में ही सही लेकिन सच का पर्दाफाश कर दिया था। अब तक तो अधीर यही सोच रहा था कि मोहिनी खुद राजीव की कंपनी एंजॉय करती है और उसके साथ समय बिताने के लिए ही वो अधीर को छोड़ना चाहती है। अब तक तो अधीर को ये भी नहीं पता था कि मोहिनी की शादी उससे उसकी दादी के किए हुए वादे के कारण थी। तभी अधीर एक मजाकिया मुस्कुराहट लिए अपनी और मोहिनी की डेस्टिनी पर हंसने लगा। जैसे जैसे कार आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे घड़ी की सुइयां भी आगे बढ़ रही थी। इतने में रियर व्यू मिरर में अधीर ने मोहिनी को देखा। अब वो एकदम बेहोश हो चुकी थी और पीछे की सीट में लुढ़क कर बच्चे की तरह लेट चुकी थी। मोहिनी को ऐसे लेटा हुआ देख अधीर कहता है, मैं जानता हूँ मोहिनी, तुम्हारी जिंदगी में परेशानियों की कमी नहीं है, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम्हारी तो पता नहीं लेकिन मेरी जिंदगी की परेशानियां खत्म होने वाली हैं और इसी बहाने तुम्हें अब अपनी दादी को दिया हुआ वादा पूरा करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये कहकर अधीर मुस्कुराया और उसने एक आखिरी बार मोहिनी को उस तरह लेटा हुआ देखा। कुछ ही देर में अधीर उसे लेकर घर पहुंचा। उसने सीधा मोहिनी को अपनी गोद में उठाकर उसे अपनी कमरे में ले जाना सही समझा। जैसे ही वो कमरे का दरवाजा खोलता तभी प्रमिला की नजर उन दोनों पर पड़ी और उसने पुकारते हुए गुस्से में कहा, ये क्या हुआ मेरी बेटी को? क्या किया तुमने इसके साथ? अधीर ने अपने हाथ में पहनी हुई घड़ी में समय देखा और पहली बार प्रमिला को नजरअंदाज कर मोहिनी को लेकर कमरे में चला गया। मोहिनी अभी भी नशे में बड़बड़ा रही थी। हल्के हाथ से उसने मोहिनी को बिस्तर पर लिटाया और उसे चादर उड़ाते हुए उसके चेहरे को गौर से देखा और मन ही मन खुद से दोहराया, आज के बाद मैं इस कैद से आजाद होने वाला हूँ। इतना कहकर वो दरवाजे की तरफ गया। तभी उसे कुछ महसूस हुआ और वो मोहिनी के बारे में सोचने लगा। उसने मोहिनी के साथ 3 साल बिताए थे और इस वक्त वो मुसीबत में थी। इसीलिए वो लौटा और फिर मोहिनी के बगल में खड़े होकर सामान्य भाव से उसने कहा, तुमने मुझसे डिवोर्स मांगा था ना मोहिनी? सुबह तक डिवोर्स पेपर तुम्हारी टेबल पर मेरे साइन के साथ होंगे और हालांकि 3 सालों में तुमने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया लेकिन मैं सुबह तक तुम्हारे अकाउंट में 100 करोड़ ट्रांसफर कर दूंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम राजीव के सामने हाथ फैलाओ। वैसे तो मोहिनी उस वक्त अधीर की बातों को सुन पा रही थी, इसीलिए उसे नशे की हालत में भी हंसी आने लगी। उसने अधीर की तरफ उंगली करते हुए मजाकिया ढंग से कहा, हाँ, लगता है तुम सपना देख रहे हो। तुम कहाँ से लाओगे 100 करोड़? खुद के आने जाने के पैसे तो रहते नहीं तुम्हारे पास। अधीर ने एक आखिरी बार मोहिनी की तरफ देखा और कहा, वक्त आने पर सब हो जाएगा, तुम बस देखती जाओ। इतना कहकर अधीर कमरे से बाहर चला गया और मोहिनी अभी भी उसकी बातों को सोचकर हंस रही थी। हालांकि उसने बड़बड़ाते हुए 100 करोड़ वाली बात अपने मुंह से निकाली थी। उसे ये नहीं पता था कि अधीर इसे एक मजाक बनाकर रख देगा। देखते देखते मोहिनी की आंख लगी और वो गहरी नींद में चली गई। अगले ही पल सुबह की तेज रोशनी उसकी आंखों में पड़ने लगी और वैसे मोहिनी की गुड मॉर्निंग और दिन की शुरुआत अधीर के हाथों की स्पेशल अदरक वाली चाय से होती थी। लेकिन आज वो लेट हो गई और अब तक अधीर भी नहीं आया था। तभी मोहिनी ने सोते हुए आंखें बंद किए हुए अपना हाथ आगे बढ़ाए हुए चाय का कप ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ चाय का कप नहीं, एक पेपर लगा। उसने जैसे ही पेपर उठाकर अपनी धुंधली आंखों के सामने लाकर उसे देखा,
उसे सही से कुछ दिखा नहीं। जब उसने अपनी आंखें मसल कर अच्छे से देखा तो उसके हाथ में अधीर का साइन किया हुआ डिवोर्स पेपर था। उस डिवोर्स पेपर को देखकर मोहिनी को पिछली रात अधीर की कही बात याद आई और वो कमरे से बाहर आकर चिल्लाई, अधीर कहाँ है? हॉल में खड़ी प्रमिला ने खुशी से चहकते हुए कहा, कौन? वो निकम्मा, तुम पर बोझ। वो तो घर छोड़कर चला गया। अच्छा हुआ भला टली, मेरी प्यारी सी बेटी के सर पर वो बोझ हट गया। आज प्रमिला के चेहरे पर खुशी थी, लेकिन मोहिनी को समझ नहीं आ रहा था। तभी मोहिनी ने अधीर को कॉल करने के लिए अपना फोन उठाया ही था तो वो फोन पर आए एक मैसेज को देखकर हैरान रह गई। और वो मैसेज कोई नॉर्मल मैसेज नहीं था, बल्कि वो मैसेज उसके अकाउंट में 100 करोड़ ट्रांसफर होने का था। अधीर ने अपना वादा कैसे पूरा किया? क्या वो 3 सालों से मोहिनी से कुछ छुपा रहा था? क्या मोहिनी के अकाउंट में आया हुआ पैसा अधीर ने भेजा था? तो दोस्तों, आगे क्या होगा इस रोमांचक कहानी में, जानने के लिए इसे सुनते रहिए सबके दिलों की धड़कन पॉकेट एफएम पर। अपने अकाउंट में अचानक इतने सारे पैसे देखने के बाद मोहिनी हैरान रह गई थी। उसे अपनी माँ की आवाज तक सुनाई देनी बंद हो गई थी। दूसरी तरफ प्रमिला हंसते हुए बड़बड़ा रही थी, आखिरकार इस घर का कलंक चला गया। चलो अच्छा ही हुआ, नहीं जाता तो मैं खुद उसे धक्के मारकर निकाल देती। मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा था और तो कुछ उसे आता नहीं था। अब मेरी बेटी भी आजाद हो गई। इतना कहकर प्रमिला ने मोहिनी की तरफ देखा और उसके चेहरे पर चिंता के भाव देखते हुए कहा, तो फिक्र मत कर बेटा, मैं तेरे लिए अमीर और हैंडसम लड़का चुनूंगी और तेरी शादी धूमधाम से करवाऊंगी। और अगर कोई नहीं मिला तो राजीव तो जरूर राजी हो जाएगा। करोड़ों की दौलत है उसके पास, और क्या चाहिए? मोहिनी ने अपनी माँ की बात सुनते ही आंखें गोल घुमाई और उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। साथ ही वो सीधा अंदर चली गई। दूसरी तरफ उपमन्यु मोहिनी को इस तरह हैरान देखकर उसके पीछे पीछे उसके कमरे तक चला आया। इतना ही नहीं, यहाँ प्रमोद जी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक अधीर कहाँ जा सकता है। उनकी बात करें तो इस घर में अधीर के अलावा उनकी इज्जत करने वाला तक कोई नहीं था। तभी उन्होंने मन ही मन कहा, घर में ये सब क्या हो रहा है पता नहीं। ये कहकर वो अपने किचन की तरफ चले गए और नाश्ता बनाने की तैयारी करने लगे। लेकिन अब भी उनके दिमाग में अधीर को लेकर सवाल चल रहा था। तभी उन्होंने अपने फोन की स्क्रीन की तरफ देखा। साथ ही उनके मन में 2 बातें घूमने लगी। पहली कि उनके दामाद को फोन करना चाहिए या नहीं, और दूसरी क्या प्रमिला की मनोकामना पूरी हो गई थी। आखिरकार उन्होंने फोन उठाया और अधीर का नंबर डायल कर ही लिया, लेकिन उसका नंबर आउट ऑफ कवरेज एरिया आने लगा था। दूसरी तरफ उपमन्यु अपनी बहन को हैरान देखकर अंदर आया और उस वक्त मोहिनी यहाँ से वहां चक्कर काटते हुए अपने फोन पर किसी से बात कर रही थी। उसकी बातों में हैरत साफ नजर आ रही थी। तभी मोहिनी ने कहा, जल्द से जल्द